नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यहाँ पर खड़गे के एक बयान ने बवाल मचा दिया। खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे, उन्होंने पीएम मोदी पर सवाल उठाए थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ साथ ईवीएम पर भी सवाल उठाए थे और ये आरोप लगाया था कि बीजेपी अभी तक जो भी चुनाव जीती है धांधली से जीती है, बेईमानी से जीती है, जबकि बीजेपी की हालत इतनी भी नहीं है कि वो एक उपचुनाव तक जीत सके और उपचुनावों में बीजेपी की हालत खस्ता रहती है। ये उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे और उन्होंने जो ये बयान दिया था उसके बाद से इतना बवाल मचा कि खुद नरेंद्र मोदी को आकर, खुद पीएम को आकर उसका जवाब देना पड़ा था। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बीजेपी के किसी नेता के बजाय खुद पीएम मोदी को आकर जवाब देना पड़ा हो तो बीजेपी कितनी बुरी तरह घिर गई है। मतलब कांग्रेस ने कितना बड़ा आरोप लगाया होगा या उस आरोप का कितना गहरा असर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा बीजेपी को, कितना उससे इफेक्ट हो सकता है, कितना उससे डैमेज हो सकता है बीजेपी की छवि को। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि खुद नरेंद्र मोदी को आगे आकर अपना जो है एक जवाब देना पड़ा और पलटवार करना पड़ा। लेकिन सबसे पहले उस ट्वीट को जानते हैं, उस बयान को जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, जिसने इतना बवाल मचाया है। तो मैं आपको बता दूं, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोखा करके चुनाव जीत रहे हैं। मोदी ने कोई उपचुनाव नहीं जीता है, सब कुछ धोखाधड़ी है। वो मतदाता सूची से 10,000 नाम हटवाते हैं और 10,000 से 20,000 नए नाम जुड़वाते हैं। ये सच्चाई है, लेकिन सवाल ये है कि इसे साबित कैसे किया जाए। यानी यहां पर एक सवाल उठा दिया था खड़गे ने कि ये सब कुछ दिख तो रहा है, लेकिन बस इसे साबित नहीं कर पा रहे क्योंकि मशीनरी उनके साथ है, सारी चीजें उनके साथ है। इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर भी लगा दिए थे। इसके आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, कई और भी चीजें बोलते हुए वो बोले थे कि बीजेपी हर बार जीतने के लिए ईवीएम का सहारा लेती है। बीजेपी कहती है कि जब हम जीतते हैं तो ईवीएम को दोष नहीं देते और तेलंगाना कर्नाटक की तरह मतपत्रों की मांग नहीं करते, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम को दोष देते हैं। लेकिन हम उनकी रणनीति को जानते हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है, कहां और किससे करना है। यानी आप देख सकते हैं कि लगातार खड़गे यही कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मशीनरी है, बीजेपी के साथ चुनाव आयोग है, बीजेपी के पास सारे तंत्र हैं कि कैसे चुनावों में सब कुछ बदला जाए, नतीजों को बदला जाए। ये सारी चीजें बीजेपी के अंडर कंट्रोल है और उसी का फायदा उसे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, सब में मिलता आया है। इसके आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि एलन मस्क ने भी कहा है कि ईवीएम को कंप्यूटर के जरिए बदला और हैक किया जा सकता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या इटली जैसे कोई भी प्रमुख पश्चिमी देश ईवीएम का उपयोग नहीं करते हैं। यानी एक तरह से कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम का प्रयोग ना करने की यहां पर बात की है कि भारत में भी ईवीएम का प्रयोग अब बंद हो जाना चाहिए। और यह पहली बार नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस या विपक्ष के तमाम नेता इस तरह की मांग कई बार पहले भी कर चुके हैं। कई बार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि ईवीएम में धांधली होती है। और आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव हुए उससे पहले कई ऐसे वीडियोस भी आए थे जिसमें बाकायदा यह बताया गया था कि ईवीएम में धांधली कैसे हो सकती है। तो यहां पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के जिस तरह से नतीजे आए उसने सभी को चौंका दिया था, सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन बीजेपी के जिस तरह से जीत हासिल की, भले ही बीजेपी उत्साह में है, बीजेपी ने वहां पर नायब सिंह सैनी ने दोबारा सरकार बनाई है, कांग्रेस कहीं ना कहीं निराश हुई। लेकिन निराशा के साथ साथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जो उसके आरोप है या ईवीएम को लेकर जो आरोप है या ये कहना कि ये धोखाधड़ी के साथ चुनाव, उन आरोपों पर कहीं भी पीछे नहीं है कांग्रेस और लगातार बार बार इस मुद्दे को उठा रही है और अब और ज्यादा तेजी से उठा रही है, जिससे जो चुनाव अभी है, जहां पर चाहे महाराष्ट्र या झारखंड, अभी आप जानते हैं चुनाव है, 15 राज्यों में करीब उपचुनाव भी हैं, तो इनमें कहीं चुनाव आयोग कोई खेल ना कर दे या ईवीएम का कोई खेल ना हो जाए। इसलिए अभी से विपक्ष एक दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए एक के बाद एक इस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से, तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से, चाहे वो शिवसेना से संजय राउत हो, जो उद्धव गुट के नेता हैं उनका भी बयान आया है, या फिर शरद पवार हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या कांग्रेस के दूसरे कोई नेता हो। उन सबका यही आरोप है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी की कठपुतली है और उसी के इशारे पर काम करता है। यहां तक कि अगर चुनाव आयोग कोई जवाब दे रहा है, अभी पिछले दिनों जैसे कि 1600 पन्नों का जवाब दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर भी यही आरोप लगा
कांग्रेस की तरफ से कि क्या ये जवाब बीजेपी के दफ्तर में बैठकर लिखा गया है। यही नहीं, जब कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के जवाब पर पलटवार किया गया, एक चिट्ठी लिखी गई कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें भी यही कहा गया कि आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा है, कौन आपको निर्देश दे रहा है, किसके कहने पर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लहजा आपका नहीं लगता है। तो इस तरह की चीजें हैं कि चुनाव आयोग लगातार घिरता जा रहा है और चुनाव आयोग पर जब सवाल उठे, जब नरेंद्र मोदी पर सवाल उठे, तो बीजेपी में इतनी मिर्ची लगी कि खुद मोदी को आगे आना पड़ा। क्या कुछ बोले मोदी, उस पर ही आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या हो रखा है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास अमलेंदु जी? देखिए, अभी तो जो मोदी जी कूदे इस जंग में खुद आकर मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब देने के लिए, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल रात में जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया और उसमें बहुत सारे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठाए। और जो सबसे बड़ी बात उस ट्वीट में कही मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो ये कही कि आपका जो भी रोड मैप था, एक तो 100 दिन का जो आपने कहा था कि रोड मैप है, वो एक PR स्टंट था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर पूछा कि विकसित भारत का क्या हुआ, तो ये सारे सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछे। जी, मैं बता देती हूँ क्या ट्वीट लिखा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। काफी लंबा ट्वीट लिखा है, उस पर हम आगे बात भी करेंगे। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5 विश्लेषण हैं जो आपकी सरकार को सबसे अच्छे से परिभाषित करते हैं। 100 दिन की योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता PR स्टंट था। 16 मई 2024 को आपने यह भी दावा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों से इनपुट लिए हैं। PMO में दायर RTI ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया। इसके आगे मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि बीजेपी में B का मतलब विश्वासघात है, जबकि J का मतलब जुमला है। रिकॉर्ड को सीधा करते हुए उन्होंने लिखा हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, मतलब जो पॉइंट्स 5 दिए हैं उसमें से एक पॉइंट ये था कि आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। भारत की बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है? जहां भी मुट्ठी भर नौकरियों के लिए रिक्तियां हैं, वहां भगदड़ क्यों मच जाती है? 7 साल में 70 पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार है? PSU में हिस्सेदारी बेचकर 5 लाख सरकारी नौकरियां किसने छीन ली हैं? एक बड़ा सवाल यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठा दिया। उसके बाद दूसरे पॉइंट की उन्होंने बात की कि बहुत हुई महंगाई की मार, या महंगाई की उन्होंने बात की। घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंच गई है? पिछले साल ही आम थाली की कीमत 52% क्यों बढ़ गई? टॉप टमाटर की कीमतों में 247%, आलू की कीमतों में 180% और प्याज की कीमतों में 60% की वृद्धि हुई। दूध, दही, आटा, दाल जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं पर GST किसने लगाया? टैक्स आतंकवाद में लिप्त होकर LTCG के जरिए मध्यम वर्ग को कौन दंडित कर रहा है? इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा उन्होंने उठाया, अच्छे दिन का क्या हुआ? उन्होंने पूछा सवाल, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये लगातार नारा तरीके से दिया जाता है, पोस्टर्स छपते हैं, तो उस पर सवाल भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछ लिया। उन्होंने कहा कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, क्या ये ICU में है या मार्गदर्शक मंडल में? आपकी सरकार ने पिछले 10 सालों में 150 लाख प्लस करोड़ उधार लिए हैं, जो हर भारतीय पर 1.5 लाख का कर्ज है। DEMO और दोषपूर्ण GST के जरिए MSME को नष्ट कर दिया गया है। आर्थिक असमानता 100 साल के उच्चतम स्तर पर है। इस खोए हुए दशक में औसत वृद्धि 6% से कम है, जबकि UPA के दौरान ये 8% थी। निजी निवेश 20 साल के निचले स्तर पर है, जबकि पिछले दशक में विनिर्माण में औसत वृद्धि सिर्फ 3.1% है, जबकि कांग्रेस UPA के दौरान ये 7.85% थी, जो मेक इन इंडिया के बड़े बड़े दावों को धता बताती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट उन्होंने उठाया, विकसित भारत का क्या हुआ? ये चौथा सवाल उन्होंने पूछा। उन्होंने पूछा, आप जो कुछ भी बनाने का दावा करते हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन आपने किया, दिल्ली एयरपोर्ट की छत, अयोध्या में राम मंदिर का रिसाव और अटल सेतु में दरारें, गुजरात मोरबी में पुल ढह गया, जबकि बिहार में नए पुलों का गिरना आम बात है। अनगिनत रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जबकि रेल मंत्री PR में व्यस्त हैं।
इसके आगे जो 5वां पॉइंट उन्होंने उठाया उसकी भी यहां पर हम बात कर लेते हैं। मतलब यहां पर बहुत सारी चीजें जो कही गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, वो मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी बचती आई है। तो 5वां मुद्दा जो उन्होंने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी आप जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, और बार बार पीएम मोदी ये कहते रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन स्थिति जो है या सच्चाई इसके उलट नजर आ रही है। उसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछ लिया है कि हमारे पास आपके लिए केवल 2 शब्द हैं, मोदानी मेगा घोटाला और सेबी चेयरपर्सन। असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली करके लूटना भाजपा का सबसे बड़ा वित्तीय अपराध है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और अन्य ने हजारों करोड़ लूटकर भागने में मदद की। तो ये तमाम सवाल इन्होंने उठाए हैं। एक और सवाल उन्होंने पूछा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105, ये 2024 के आंकड़ों के मुताबिक है, जबकि यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी रैंक 134 और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129 है। गलवान के बाद चीन को क्लीन चिट, चीनी निवेश के लिए रेड कार्पेट और हर पड़ोसी देश के साथ संबंधों को खराब करना, यह है आपका ये वादा जो आपने किया था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उसकी सच्चाई। इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा 6 सवाल पूछकर एक बार फिर बीजेपी को, एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये जानती थी, बीजेपी जानती थी कि अगर कांग्रेस से पंगा लेगी तो फिर कांग्रेस एक तरह से कहीं कच्चे चिट्ठे खोलकर रख देगी, और वही मल्लिकार्जुन खड़गे के इस ट्वीट से साफ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अमलेंदु जी? बिल्कुल, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आखिर में जो बात लिखी है वो इन सारे के बाद एक जो कहा था ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो एक लोहार की जो उन्होंने चोट की है वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मारक है, और मोदी जी शायद इससे बहुत ज्यादा तिलमिला जाएंगे। अब देखना है कि मोदी जी इस पर क्या पलटवार करते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के आखिर में लिखा कि मोदी जी उंगली उठाने से पहले कृपया ध्यान दें कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक क्रूर मजाक है। आखिर में जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये एक लाइन लिखी है कि मोदी जी उंगली उठाने से पहले कृपया ध्यान दें कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक क्रूर मजाक है। अब देखना यह है कि इस क्रूर मजाक का जो आरोप है मोदी जी के ऊपर, इसका मोदी जी किस तरीके से जवाब देते हैं। हालांकि मोदी जी के लिए जवाब जो है वो कई जगह से आना शुरू हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया ही है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट करके मोदी जी को जवाब दिए जा रहे हैं, जिसमें भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने जवाब दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब दिए हैं। उसकी भी हम सब चर्चा करेंगे कि किसने क्या क्या जवाब दिए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तिलमिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया था अपना कर्नाटक में कांग्रेस भवन में बेंगलुरु के, उससे मोदी जो तिलमिलाए कि मोदी जी जो है वो गड़बड़ कराते हैं और ईवीएम मशीनों में और वोटर लिस्ट में गड़बड़ कराते हैं, इस तरीके के जो आरोप थे, उसके बाद मोदी जी ने ये तिलमिलाकर हमला किया था। वो एक तरीके से उल्टा मोदी जी के गले पड़ते जा रहा है, क्योंकि अब लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ। आपका नारा दिया था कि बहुत ही महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या हुआ महंगाई का, उसका जवाब दीजिए। आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश लूटा जा रहा है विदेशी ताकतों के जरिए और देसी पूंजीपतियों के जरिए, कुछ आपके कुछ मित्रों के जरिए, उसका क्या हुआ। बहुत सारे सवाल जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए इस लंबे ट्वीट के जरिए, और वो ट्वीट क्या अंशिता जी, बल्कि एक तरह से कहा जाए वो एक चार्जशीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी कर दी। अब इसके बाद देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस तरीके से होमवर्क करके अब सामने आते हैं, या इस आरोप को सुनकर कि ये मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ क्यों मजाक है, मोदी जी खामोश बैठ जाते हैं। अब देखना यह है। पहले एक बारी नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा था खड़गे के जब आरोप आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से आरोप लगाया, उसके बाद जो तिलमिलाहट देखी गई बीजेपी के अंदर, और बीजेपी की क्यों बात करें, खुद नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको आकर अगर बयान देना पड़ा या उनको ट्वीट करना पड़ा, और ट्वीट भी नहीं लंबे चौड़े, उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए, तो ये बात यहां पर बड़ी है कि ऐसा क्या था जिसके बाद अब और ज्यादा गिर गए हैं मोदी। तो पहले हम यहां पर जयराम रमेश को सुन लेते हैं, उसके बाद हम पीएम मोदी ने क्या कहा था वो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जयराम रमेश को सुन लेते हैं। आपने कहा है कोई भी चीज जमीन पे नहीं उतरी है, क्या कहेंगे? नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का क्या कहना, उनका कड़ा जवाब, सही जवाब,
कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है और हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी दिया है। पर जो व्यक्ति गलती से भी सच नहीं बोले हैं कभी भी, वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कमाल की बात है। जो व्यक्ति 10 साल से जुमला ही में लगे हुए हैं और धोखा ही धोखा दिया है, और उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, वो आज कांग्रेस पार्टी को प्रवचन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है। जी, तो यहाँ पर जयराम रमेश को हमने सुना, इन्होंने भी एक बार फिर जो ये मोदी की तरफ से जो बयान आया है, जो ट्वीट आया है बैक टू बैक, जो 3 ट्वीट्स जिसकी हम बात यहाँ लगातार कर रहे हैं कि ये बड़ी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कोई एक बयान दिया था। उसकी तिलमिलाहट इतनी हुई कि बीजेपी से लेकर खुद नरेंद्र मोदी, यानी दिल्ली तक उसका तहलका मचा, और दिल्ली नहीं पीएम की कुर्सी तक उसका तहलका मचा, और खुद नरेंद्र मोदी को आकर बैक टू बैक 3 ट्वीट करने पड़े। तो पहले हम नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा था उस पर हम यहां पर बात करेंगे। यहां पर और क्या कुछ आपके पास अपडेट है, हम अभी नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपके पास क्या अपडेट है वो बताइए। हाँ, देखिए, अभी तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया कल ट्वीट, उस पर पलटवार जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं, और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि हमने ये काम किए। जैसे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी ट्वीट आया और उन्होंने भी ये बताया कि क्या काम जो है वो किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, ये उनका आया। और सिद्धारमैया का भी आया, जो सुक्खू हैं, उन्होंने लिखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने और राज्य भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह समर्पित है। हमें गर्व है कि हमने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान की गई 10 में से 5 गारंटियों को पूरा कर लिया है। हमने जो हासिल किया है वह इस प्रकार है। वो आगे लिखते हैं कि राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, पात्र महिलाओं के लिए 1500 रुपए का मासिक भत्ता सुनिश्चित किया, कक्षा 1 से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू की, राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड लॉन्च किया। आगे वो लिखते हैं कि दूध के लिए एमएसपी लागू करने वाला हिमाचल पहला राज्य बना, गाय के दूध के लिए 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 55 रुपये प्रति लीटर एमएसपी तय की गई। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है। फिर उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले हमने 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन का वितरण किया और शासन के सिर्फ 22 महीनों के भीतर सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि की। इसके आगे सुखविंदर सिंह सुक्खू लिखते हैं, व्यवस्था परिवर्तन पहल के माध्यम से हम चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति के बावजूद आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार से विरासत में मिला 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और केंद्र सरकार से अभी भी 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। अब जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमला किया, अंशिता जी, अब सुखविंदर सुक्खू ने एक तो जो पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट थी हिमाचल प्रदेश की, उसकी एक पोल खोल दी कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। दूसरा 23,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है हिमाचल के हिस्से का, उसकी उन्होंने डिमांड कर दी कि वो आप 23,000 करोड़ रुपया हमारा वापस हमें दीजिए, जो हमारा जो आपने रोक लिया है। और पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कोई मदद नहीं की, ठीक उसी तरीके से जैसे कि केरल के वायनाड में आपदा आई, उसके लिए मदद नहीं की। और ये सवाल लगातार उठते रहे। तो अब सुखविंदर सुक्खू ने जो हिमाचल को लेकर हमला किया, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा हिमाचल और तेलंगाना और कर्नाटक का नाम, सभी राज्यों की बात की उन्होंने जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और नरेंद्र मोदी ने उसमें अनरियलिस्टिक वर्ड का एक इस्तेमाल किया है, जो एक बहुत बड़ा, मतलब आप ये मान लीजिए कि लगातार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और यहां पर एक बार फिर से देखा जा रहा है कि आप देखिए, यहां पर अगर हम बात करें सुक्खू के इस ट्वीट की, तो उसमें उन्होंने लगातार अपने काम जो उन्होंने सरकार ने किए उसकी बात हो रही है। या हम अगर बात करें खड़गे का जो बयान है, उसमें भी जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनकी बात हो रही है। या तमाम कांग्रेस के जितने नेता हैं या दूसरे जो विपक्षी दल हैं, वो उन मुद्दों की बात करते हैं जो जनता के हित के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या और भी चीजें, गरीबी हो, इन मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन हम बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें या खुद पीएम नरेंद्र मोदी के बयानों की बात करें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर हमला ही नजर आता है। और ये जब अभी गुजरात गए तब भी ये चीज नजर आई, उन्होंने वहां पर नक्सलवाद की बात करते हुए उन्होंने अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर खूब बवाल मचा। और उसके बाद अब यहां पर उन्होंने कांग्रेस पर भी फिर से हमला बोला है। और उस बयान में जब गुजरात वो पहुंचे थे, उस दौरान
दौरान भी उन्होंने कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश की थी। अपने पूरे बयान में उन्होंने बार बार जो है एक है तो सेफ है कहते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था कि वो लोग इस चीज को पसंद नहीं करेंगे कि एक है तो सेफ है। वो इस पर भी आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क जो देखने को मिलता है कि यहाँ जनता के मुद्दों की बात हो रही है, लेकिन वहां पर क्योंकि काम नहीं है दिखाने के लिए, इस तरह के आरोप जो लगते आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से या तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कि बीजेपी के पास जनता के बीच जाकर अपने काम गिनाने के लिए है नहीं, इसलिए वो कांग्रेस पर हमला करके या कांग्रेस के जो कार्यकाल रहे हैं पिछले सालों या जिन राज्यों में भी उनकी सरकार है उन पर बात करके सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। तो इस तरह से अभी हम यहां पर पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था जिस पर इतना अब कांग्रेस की तरफ से जो है पलटवार हो रहा है। अब कांग्रेस मतलब एक ट्वीट करने के बाद जो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट्स की अब झड़ी लगी है। और सबसे बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से एक के बाद एक 6 सवाल पूछकर ऐसी तैसी एक तरह से कह सकते कर दी है पूरी बीजेपी की, तो यहां पर उस पर भी चर्चा करें। लेकिन पहले हम डीके शिव कुमार को सुन लेते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं वो। Our guarantees are the model of the country, and the entire country is looking at our model. Though BJP states are there, they are copying our guarantees. The guarantees are helping the people's development. Their stomachs have been filled. It is a guarantee for the progress of the country. So they look at politics, we look at development. And the entire country is looking at our model. Though BJP states are there, they are copying our guarantees. The guarantees are helping the people's development. Their stomachs have been filled. It is a guarantee for the progress of the country. So they look at politics, we look at development. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था ये सोचकर कि शायद कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी, शायद कांग्रेस की तरफ से जवाब आना बंद हो जाएंगे। लेकिन जिन जिन राज्यों पे उन्होंने निशाना साधा, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो हिमाचल हो, मतलब जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है या इंडिया गठबंधन की सरकार है, उन तमाम राज्यों पर निशाना साधने की नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए से कोशिश की, पीएम मोदी ने। लेकिन अब उन्हीं राज्यों के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाहे वो सीएम सुक्खू हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, सबके जो बयान आ रहे हैं उससे अब बीजेपी उल्टा फंसती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ है, आप थोड़ा सा जानकारी देखिए। एक तो जो डीके शिव कुमार है उन्होंने चूंकि अंग्रेजी में कहा तो हम दर्शकों को बता दें कि उन्होंने हिंदी में क्या कहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी देश में सुधार ला रही है, पूरा देश हमारे मॉडल को देख रहा है, भाजपा शासित कुछ राज्य हमारे मॉडल की नकल कर रहे हैं, हमारी गारंटी लोगों के विकास में मदद कर रही है, वे भाजपा वाले राजनीति देखते हैं, हम विकास देखते हैं, ये डीके शिव कुमार का कहना है। लेकिन डीके शिव कुमार से आगे बढ़ते हुए अंशिता जी, जो सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सिद्धारमैया का चैलेंज स्वीकार कर लेना चाहिए। सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, हालांकि कन्नड़ में उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन हम बता देते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बार बार कर्नाटक सरकार पर झूठे आरोप लगाते रहे हैं, आइए इस टू माई माई चर्चा का तार्किक अंत करें। उन्होंने लिखा कि आइए पिछले 2 लोकसभा चुनाव से पहले आपकी पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र पर सार्वजनिक बहस करें। आपने घोषणा पत्र में किए गए वादों में से कितने वादे पूरे किए, आइए इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करें। देश के समझदार लोगों, सत्य किसके पास है, कितने झूठ, चलो यही निष्कर्ष निकालते हैं। यह सिद्धारमैया ने जो सीधा सीधा चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर सिद्धारमैया गलत बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच बोल रहे हैं तो दोनों को एक मंच पर आकर के बहस करनी चाहिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धारमैया के इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, ये देखना है। बिल्कुल, सवाल तो बहुत सही उठाया आपने, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर खड़गे ने अपने कार्यक्रम में, जो कांग्रेस का कार्यक्रम था जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर कुछ सवाल उठाए, उन्होंने बीजेपी पर कुछ सवाल उठाए, उस पर इतना तहलका मचा, इतनी परेशान हो गई बीजेपी की खुद पीएम मोदी को आगे आकर ट्वीट करना पड़ गया। तो अब जब कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सीधा सीधा चुनौती दी है, कहा है कि आइए सामने आमने बैठ के बात कीजिए, तो इस पर प्रतिक्रिया आनी तो बनती है। अगर अब चुप्पी साध जाते हैं तो इस पर क्या रहेगी स्थिति? हाँ बिल्कुल, चुप्पी साधे हुए हैं और सिद्धारमैया का ये ट्वीट आए हुए काफी देर हो चुकी है।
अब कन्नड़ में है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री इसको समझेंगे नहीं, भाई प्रधानमंत्री हैं और देश की सभी जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ की भाषा बोलते ही हैं, थोड़ी बहुत टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए। और बाकी आप प्रधानमंत्री हैं तो आपके यहाँ जो देश में संवैधानिक सूची में जो भाषाएं हैं उनके ट्रांसलेटर भी आपके पास मौजूद होंगे। और जब आप सब कुछ मॉनिटर करवाते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, किस मीडिया में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इस सब की निगरानी रखी जाती है, तो सिद्धारमैया की ट्वीट की भी आपको जानकारी होगी। तो इस पे जवाब देना चाहिए सिद्धारमैया जी को और कहना चाहिए प्रधानमंत्री को कि आइए मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ, बेंगलुरु आ जाऊँ कि दिल्ली में आप करेंगे, यही कह दिया जाए प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है, ना सिद्धारमैया के लिए कोई जवाब आया है, ना खड़गे जी के ट्वीट पर कोई अभी तक जवाब आया है। अब देखना ये कि प्रधानमंत्री जो खड़गे जी के बयान पे इतना ज्यादा एक तरह से कहा जाए बौखला गए थे, इसको बौखलाना शब्द ही मुझे लगता है ठीक होगा, क्योंकि खड़गे जी ने जो सवाल उठाए थे वो सवाल उन्होंने एक जो चुनावी प्रक्रिया है उसके तहत उठाए थे, उस पर उठाए थे कि किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स में इस तरीके की चीजें आई थी। प्रधानमंत्री ने उसके जवाब में एक तरह से कहा जाए जिस तरीके के प्रहार किए थे, तो अगर आपके पास तथ्य हैं और आपने तथ्यों के आधार पर अगर आपने कोई आरोप लगाए थे तो आप पे जब पलटवार किया जा रहा है उन्हीं तथ्यों के आधार पर जो आपने उठाए थे, तो फिर आपको तथ्यों के आधार पर ही जवाब देना चाहिए और खुली बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, बात जब चुनाव आयोग पर या चुनावी प्रक्रिया पर हो रही थी तो जवाब शायद चुनाव आयोग को देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी आकर खुद जवाब दे रहे हैं तो अब, लेकिन जवाब भी उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के लिए नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत लगाए जा रहे हैं, उल्टा उन्होंने तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, वो कांग्रेस के कार्यप्रणाली पर शुरू हो गए। तो इस तरह से हम पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था वो हम जान लेते हैं। क्या उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, एक के बाद एक 3 ट्वीट लगातार नरेंद्र मोदी के आए थे, पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद हम और आगे चर्चा करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी अपने एक ट्वीट के जरिए अब घिर गए हैं और अब पूरे विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे तमाम नेता हो, वो अब नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गए हैं और अब बीजेपी जो बचने की कोशिश कर रही थी उल्टा घिर गई है। तो नरेंद्र मोदी, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विकास के काम करने की बजाय पार्टी की अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक छूट का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था जो 5 साल तक लागू नहीं हुए। कांग्रेस किस तरह से काम करती है इसके कई उदाहरण हैं। देश के लोगों को कांग्रेस प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से सावधान रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को कैसे नकार दिया और एक स्थिर, प्रगतिमुख और कार्रवाई से प्रेरित सरकार को प्राथमिकता दी। आगे लिखते हैं वो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक की बात करी, उन्होंने कांग्रेस की बात करी, झूठ की बात की, अनरियलिस्टिक वर्ड का इस्तेमाल किया कांग्रेस के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं। आगे नरेंद्र मोदी जी लिखते हैं कि पूरे भारत में ये एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस को वोट देना अशासन, खराब अर्थव्यवस्था और बेशुमार लूट के लिए वोट देना है। भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, ना कि वही पुराने फेक प्रोमिसेस ऑफ कांग्रेस, हैशटैग करके उन्होंने लिखा है बाकायदा। आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, विकास की गति और वित्तीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उनकी तथा कथित गारंटियां अधूरी हैं, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक तरह से यहाँ पर एक भयानक धोखा है। ऐसी राजनीति का शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वादों के लाभों से वंचित किया जाता है बल्कि उनकी मौजूदा योजनाओं को भी कमजोर किया जाता है। यानी एक तरह से उन्होंने यहाँ पर तीनों उन राज्यों की बात कर दी है जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है और उसे घेरने की कोशिश की है कांग्रेस को, और इसीलिए अब डीके शिव कुमार का बयान आया है और सिद्धारमैया का बयान आया है। उसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बाकायदा क्या क्या काम किए इन सरकारों ने उन्होंने गिना दिया है और अब इस पर जवाब की बात हो रही है। सिद्धारमैया ने बाकायदा, जैसे कि अमलेंदु आपने बताया कि उन्होंने बाकायदा ये बता दिया है कि आइए और बात कर लेते हैं कि आपने क्या काम किए और हमने क्या काम किए। अब इस पर क्या जवाब आएगा, क्या प्रतिक्रिया आएगी? अब नरेंद्र मोदी खुद जवाब देंगे या बीजेपी के दूसरे नेता, छुटभैया जो नेता हैं उनकी तरफ से जवाब आएगा? यहां देखने वाली ये बात होगी। इसके अलावा तमाम नेताओं के और बयान है, मनीष तिवारी का भी बयान आ गया है, उनको भी सुन लेते हैं क्या कुछ बोले हैं वो। Well, it's extremely ironical that Prime Minister Modi's guarantee is a guarantee
and the opposition guarantees, according to him, are not worth the paper they are written on. This is absolute double standards. If you look at the BJP's manifesto for the 2024 elections, what is it entitled? It is entitled Modi ki guarantee. And where did they borrow the phrase guarantee from? From the Congress manifestos, which had earlier coined, if not patented, this phrase. The fact remains that wherever the Congress party has given guarantees in its manifesto and it has formed government, it has implemented those guarantees, notwithstanding the financial squeeze which the central government puts on the opposition ruled states. So therefore, the question to the Prime Minister is straight, that if your manifesto can be entitled Modi ki guarantee, if you can give rations to 75 crore people, if you can give free LPG cylinders, if you can provide or promise zero electricity. तो क्या कुछ कहा मनीष तिवारी ने, आप थोड़ा डिटेल करके समझाइए। देखिए, मनीष तिवारी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी, जो नारा था मोदी की गारंटी, उस पर हमला किया और ये जो है धोखे की गारंटी है, ये मनीष तिवारी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये बेहद विडंबना है कि पीएम मोदी की गारंटी जो गारंटी नहीं है और विपक्ष की गारंटी उस कागज के लायक नहीं है जिस पर वह लिखी गई है। यह सरासर दोहरा मापदंड है। अगर आप 2024 के चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र को देखें तो उसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है मोदी की गारंटी। उन्होंने गारंटी शब्द कहां से उधार लिया? कांग्रेस के घोषणा पत्रों से, जिन्होंने पहले इस वाक्यांश को गढ़ा था या पेटेंट कराया था। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने राजस्थान में जाके सबसे पहले कहा था कि यह कांग्रेस की गारंटी है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको ले लिया मोदी की गारंटी है, और फिर घोषणा आ गया मोदी की गारंटी। तो इस गारंटी को लेकर के भी अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि मोदी जी की जो गारंटी है, वो जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के साथ क्रूर मजाक है, उसी को लेकर अब कांग्रेस के तमाम नेता परिभाषित कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी किस तरीके से 140 करोड़ भारतीयों पर क्रूर मजाक है। इसी सिलसिले में मनीष तिवारी का ये कहना था। लेकिन इसी सिलसिले में जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, चूंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ की भी बात की थी। उन्होंने लिखा भूपेश बघेल ने कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, मुझे यकीन है कि छत्तीसगढ़ में कुछ नासमझ भाजपा नेताओं ने आपको गुमराह किया है। छत्तीसगढ़ के लोग आज भी कांग्रेस सरकार को एक ऐसी सरकार के रूप में याद करते हैं जिसने हमारे द्वारा किए गए सभी वायदे पूरे किए। बस आपको और राज्य के भाजपा नेताओं को याद दिलाना है। फिर वो आगे लिखते हैं कि शपथ लेने के 2 घंटे के भीतर किसानों का कर्ज माफ, धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल, 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा, बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह, 20 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार और धन्वंतरी मेडिकल शॉप्स में दवाओं पर 75% तक की बचत। ये काम जो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किए थे, वो भूपेश बघेल ने बताए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि आपको कुछ जानकारी नहीं है। आपके भाजपा नेता जो आपको बताते हैं आप वही पढ़ देते हैं, वही ट्वीट कर देते हैं, यानी आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है कि देश में चल क्या रहा है। एक तरीके से भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये परोक्ष तरीके से हमला करते हुए अपनी उपलब्धियां बताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये साबित करने की कोशिश की कि उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। यानी यहाँ पर जैसे कि हम कह ही रहे हैं, लगातार आप भी कह रहे हैं अमलेंदु जी, कि पीएम मोदी को लगा था कि वो ट्वीट करेंगे तो कांग्रेस बैकफुट पर चली जाएगी। जो भी जहां पर भी उनकी सरकारें हैं, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो या फिर हिमाचल हो, यहाँ पर उनकी सरकारें हैं और उन पर वो हमला करेंगे, विकास के बात करेंगे, वहां पर काम क्या हुआ ये सवाल करेंगे, तो इस पर कांग्रेस चुप्पी साध लेगी। लेकिन यहाँ तो उनका जो ये वार था वो उल्टा हो गया, उनका दाव जो था वो उल्टा साबित हो गया और अब उन्हीं के लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने 3 ट्वीट किए थे और मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से बाकायदा 30 बयान आ गए हैं, 30 पलटवार आ गए, मतलब 3 पर 30 और ज्यादा ही हो सकते हैं, शायद मेरा आंकड़ा गलत हो। लेकिन यहां पर पीएम मोदी का जो 3 उन्होंने लगातार ट्वीट किए वो भारी पड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस ने एक के बाद एक सवाल पूछ लिए हैं। यहां चुनाव आयोग पर सवाल उठे थे लेकिन जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया था और नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी प्रक्रिया पर जवाब नहीं दिया था, उन्होंने विकास पर सवाल पूछ लिया था। लेकिन यहां तो उल्टा पड़ गया, क्योंकि विकास पर भी उल्टा ही गिर गए और कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई। फिलहाल चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठे थे उस पर हम एक बार और बात कर लेते, क्योंकि चुनाव आयोग का हाल ही में जवाब आया है जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि हरियाणा में जो नतीजे आए उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, कहा था कि धांधली हुई है, ईवीएम में धांधली हुई है, काउंटिंग सेंटर्स पर धांधली हुई है।
इसको लेकर कांग्रेस जो है चुनाव आयोग पहुंची थी शिकायतों के साथ और उस पर जवाब आया था, जिस पर भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई और अब कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से तमाम अब और सवाल पूछ लिए गए हैं। तो इसको लेकर जयराम रमेश का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, पहले उन्हें सुन लेते हैं। भी दे दिया, आप लोग भी रिप्लाई दे रहे हैं, क्या मामला समझा जाए? देखिए 9 तारीख को हमारे एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ नेता हम लोग गए, 10 लोग गए। 20 सीटों में हमारी शिकायत थी, 20 सीटों में शिकायत थी, कागजात थे, हमने सबूत भी दिया, पेश किया, बातचीत हुई और चुनाव आयोग ने कहा हम इसकी जांच करवाएंगे। ठीक है, 20 दिन बाद हम 9 तारीख को मिले और 20 दिन बाद चुनाव आयोग का हमें जवाब आता है। वो जवाब ही नहीं है। जो हमारे स्पेसिफिक आरोप हैं, हमारे जो स्पेसिफिक चार्जेस हैं, जो हमारी शिकायतें थी, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर तो कोई जांच नहीं हुई है। अपने आप को क्लीन चिट देते हैं और वो ही नहीं, वो लिखते हैं कि हमने आपसे मुलाकात की। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे आपने क्या हम पर कोई एहसास किया है? हम राजनीतिक दल हैं, हमारा आपसे मिलना हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है। आप एक चुनावी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, आपका कर्तव्य बनता है। कर्तव्य पथ से आप दूर नहीं है, निर्वाचन सदन कर्तव्य पथ के पास ही है, पर आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? राजनीतिक दलों से मिलना, उनको सुनना। पर जो जवाब आता है, चौंका देने वाली जवाब है। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कभी ऐसा जवाब नहीं पढ़ा है। और जैसे शिकायत अराजकता आप फैला रहे हैं, सिविल अनरेस्ट फैला रहे हैं। अरे ये क्या जवाब है? तो हमने 20 सीटों पर शिकायतें दी हैं, उस पर आप कहिए कि ये सही है, ये सही नहीं है, हमने ये जांच कर, वो ठीक है। मैं तो हम लोग तो तैयार थे, ठीक है, हम दल मिले, हम शिकायतें हमने उनके सामने रखे और उन्होंने हमें जवाब दी। उस पर हम बिल्कुल इस मामले को बंद करने वाले थे। पर जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब का जवाब, काउंटर जवाब देना हमारा फर्ज बनता है और हमने वो जवाब दिया है। तो मेरी गुजारिश है चुनाव आयोग से, आप समझिए आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य है सुनना, पार्टियों को गाली नहीं देना, पार्टियों को बदनाम नहीं करना और जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आदेश पर काम नहीं करना। आप एक संवैधानिक संस्था है। आपने ईवीएम की जो बात कही है, कोई नहीं आया, उस पर तो कोई जवाब ही नहीं आया। और जवाब देखिए ना, क्या सिर्फ इल्जाम ही इल्जाम है और कांग्रेस पार्टी के नेता को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अराजकता हम फैला रहे हैं, सिविल अनरेस्ट हम फैला रहे हैं। ये क्या बात है? और चुनाव आयोग से तो ठीक है, अभी हमने जवाब दिया है और चलता रहेगा। लेकिन सर ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? आप लोग ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम में बात करते हैं, चुनाव आयोग आपको जवाब देता है और जो आपके जो दल है आपके सामने जिनसे आपकी लड़ाई है, वो कहते हैं कि ईवीएम जो है जब नहीं, हम देखिए हमने हमने वीवीपैट के बारे में हमने मुलाकात मांगी थी, हमने टाइम मांगा था, समय मांगा था चुनाव आयोग से। उन्होंने हमें 1 साल 1.5 साल तक उन्होंने ये मामला टाला, हमें मिला ही नहीं, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। तो हम ये मामला उठाते रहेंगे। हमारा क्या है, हम या अदालत जा सकते हैं या ईसी के पास जा सकते हैं। अब तक हम ईसी के पास ही गए हैं, ईसी से मुलाकात की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बातचीत अच्छी तरह की होती है, वो सुनते हैं हमें रोकते नहीं है, हम बोलते हैं उनको। पर जिस तरीके से खत आता है, मैं समझता हूं ये क्या है। ये जैसा कि मैंने कहा ना, हमारा ये कोई एहसान नहीं कर, ये स्पेशल फेवर नहीं दे रहे हमें हमसे मुलाकात करके। ये हमारा फर्ज बनता है और उनका कर्तव्य बनता है।
तो यहाँ पर एक बार फिर से चुनाव आयोग से कई सवाल पूछ लिए, कहा है कि हम इतने बार आपके पास पहुंचे, हमें समय नहीं मिला। 1 साल पहले कोई शिकायत की थी, उसका जवाब नहीं मिला। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कह दिया है कि क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई थी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप कागजात दाखिल कीजिए, हम इसे देखेंगे, और उसके बाद ही चुनाव आयोग का जवाब आया, जिसकी वजह से भी कांग्रेस हमलावर है। और उसी सब सवालों को लेकर जयराम रमेश ने कई और सवाल दाग दिए। और क्या कुछ अपडेट है या क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, एक तो जो जयराम रमेश ने सवाल उठाए वो बड़े मौजू हैं, और जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर जबरदस्त तरीके से कहा जाए एक तरह से अब पलटवार किया है, क्योंकि चुनाव आयोग की भाषा जो थी पत्र की, उसको लेकर काफी ज्यादा आपत्तियां राजनीतिक हलकों में हुई कि चुनाव आयोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, सवाल ये उठी कि क्या ये भाषा बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकर लिखी जा रही है, ये पत्र वहां लिखे जा रहे हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात जयराम रमेश ने सवाल उठाया उनका कि आप कह रहे हैं, मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम अनरेस्ट फैला रहे हैं, देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। तो अगर देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी अराजकता फैला रही है तो इसकी चिंता करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग देश के अंदर अराजकता को संभालने वाली कोई संस्था नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि वो देश के अंदर कोई अराजकता हो रही है तो उसके संभाले। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान कराना है, जो चुनाव आयोग कराने में विफल हो रहा है, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं। तो जयराम रमेश ने यही सवाल उठाया कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपसे जो सवाल किया जा रहा है आप उसके जवाब नहीं दे रहे हैं। 20 सीटों पर गड़बड़ी हुई है, वो स्पेसिफिक 20 सीटें हमने आपको बताई, हमने वो मशीनें बताई जिन मशीनों में गड़बड़ी हुई, आपने उस पर कोई हमारा जवाब नहीं दिया, और आप उल्टा सीधा आप लिखकर पत्र लिख रहे हैं। ये सवाल जो जयराम रमेश ने उठाया, तो ये चुनाव आयोग पर काफी ज्यादा गंभीर सवाल उठाते हैं। इधर जो चर्चा चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को लेकर के, जो उन्होंने ट्वीट किए थे, उस पर रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है, और उन्होंने ट्वीट किया कि प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे अपने राज्य और हमारी सरकार के बारे में आपके बयानों में कई गलतफहमियों और तथ्यात्मक त्रुटियों को स्पष्ट करने में खुशी हो रही है। तेलंगाना में 7 दिसंबर 2023 से जब कांग्रेस सरकार ने शपथ ली, बीआरएस के लगभग 1 दशक के कुशासन के बाद राज्य में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। कार्यभार संभालने के 2 दिन के भीतर तेलंगाना सरकार ने अपने पहले और दूसरे वादे को पूरा करने का अनावरण किया। सभी TGSRTC बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और राजीव आरोग्य श्री के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल में भर्ती कवर। फिर उन्होंने आगे लिखा कि पिछले 11 महीने में तेलंगाना की हमारी बहनों और माताओं ने एक भी रुपया किराया दिए बिना यात्रा की है। पूरे राज्य में 101 करोड़ से अधिक मुफ्त बस यात्राएं की हैं, जिससे 1 साल से भी कम समय में 3433.36 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अपना पहला वर्ष पूर्ण करने से पहले ही हमने भारत की अब तक की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय किसान ऋण माफी को लागू किया है, जिससे किसानों को हर महीने 10 लाख रुपए मिलेंगे। राजू, तेलंगाना में किसान ही राजा है। उन्होंने कहा कि 22,22,000 से अधिक किसान अब किसी भी ऋण से मुक्त हैं, राजा की तरह रह रहे हैं। किसानों के 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण माफ कर दिए गए हैं। हमने 25 दिनों में किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली है। फिर आगे उन्होंने लिखा कि महिलाएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि उन्हें 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। उनके घरों में कोई घरेलू बिजली शुल्क नहीं लगता। वे इस बात से खुश हैं कि भाजपा शासित राज्यों में गैस सिलेंडर की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ता है, जबकि कांग्रेस शासित तेलंगाना में उन्हें केवल 500 रुपये प्रति यूनिट पर सिलेंडर मिलता है। हमारे कार्यकाल में अब तक 1.31 करोड़ से अधिक गैस सिलेंडर रिफिल हुए हैं, जिनमें 42,90,246 से अधिक लाभार्थी हर दिन मुस्कुराते हुए रसोई में पहुंच रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं कि 1 दशक से ज़्यादा समय तक हमारे युवाओं के लिए असफल परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की भर्ती के बाद कांग्रेस सरकार ने सबसे ज़्यादा भर्ती अभियान चलाया है और नियमित रूप से सभी स्तरों ग्रुप 1, 2, 3 और 4 की परीक्षाएं आयोजित कर रही है। 11 महीने से भी कम समय में कांग्रेस सरकार ने 50,000 से ज़्यादा योग्य युवाओं को नौकरी दी है, जो किसी भी भाजपा सरकार द्वारा बेमिसाल रिकॉर्ड है। पिछली बीएस सरकार द्वारा 1 दशक तक नज़रअंदाज किए गए स्कूली बच्चे 1 दशक से ज़्यादा समय के बाद जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हमने कल्याण छात्रावासों में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए भोजन और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए 40% से ज़्यादा आवंटन बढ़ा दिया है। वो आगे लिखते हैं कि हम अपनी नदी मूसी की सफाई और कायाकल्प कर रहे हैं, जिसे पहले नज़रअंदाज किया गया था। हम अपनी झीलों, नालों और अन्य कीमती जल निकायों की भी रक्षा कर रहे हैं, जिन पर पिछले 10 सालों से बेतहाशा अतिक्रमण किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से झील के 1 इंच हिस्से पर भी अतिक्रमण नहीं किया गया है, और साथ ही हम एक भविष्य का शहर बना रहे हैं और एक मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
आगे लिखते हैं कि हमने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, YI स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और YI इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूलों के लिए काम शुरू कर दिया है। लोगों से किया गया हमारा हर वादा हमारे लिए एक पवित्र प्रतिबद्धता है। वो आगे लिखते हैं कि पिछले 11 महीने में हमने BRS के तहत निराशा के माहौल को उलट दिया है और अंधकार को समाप्त कर दिया है। सुबह के सूरज की तरह तेलंगाना अब उग रहा है। ये लंबा चौड़ा जवाब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब साबित करें कि रेवंत रेड्डी गलत बोल रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल की सरकारों पर आरोप लगाए थे बाकायदा नाम लेकर। ये उनकी तीनों राज्यों की तरफ से जवाब आ चुके हैं। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी तरफ से भी जवाब आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। तो अब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सवालों के उत्तर दें। अंशिता जी, बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी जो है उपचुनाव तक नहीं जीत सकती, लेकिन क्योंकि मशीनरी उसके साथ है, उसके पास सारे तंत्र हैं, वो इसलिए चुनाव जीत जाती है। इसलिए उस तरह की चीजें उसके हक में आ जाती हैं। और जो हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जाहिर तौर पर उनका निशाना उसी पर था, क्योंकि नतीजे अभी हाल ही में हरियाणा के आए हैं जिन्होंने सभी को चौंका दिया था। उस पर इतनी मिर्ची लगी कि खुद नरेंद्र मोदी को बयान देना पड़ा। लेकिन उस बयान में भी उन्होंने कहीं भी चुनावी प्रक्रिया का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने अपने काम नहीं गिनाए थे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमसे खुश है और इसलिए हमें जीत दे रही है, या मतलब हम जीत करा रहे हैं। इस तरह की चीजें उनके पूरे ट्वीट्स में, जो उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए, उसमें कहीं नजर नहीं आई। उल्टा उन्होंने कांग्रेस ने क्या काम किया है उस पर सवाल पूछ लिए। और जब उन्होंने सवाल पूछे तो कांग्रेस की तरफ से इतने सवाल आ गए कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 सवाल पूछ लिए। अब इंतजार है कि नरेंद्र मोदी उस पर क्या जवाब देते हैं। इसके बाद सिद्धारमैया ने उनसे साफ साफ कह दिया कि आइए आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं, हमारे पास तो गिनाने के लिए बहुत सारे काम है। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी जवाब दे दिया कि हमने ये काम किए। हिमाचल ने भी कह दिया कि हमने ये काम किए। यहां पर जितने भी राज्यों पर, जो भी कांग्रेस शासित 3 राज्य हैं, उन पर सवाल उठाए थे पीएम मोदी ने, तो उनका जवाब सबकी तरफ से आ गया है। अब जैसा कि आपने कहा अमलेंदु जी, अब इंतजार है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से अब भी कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। अगर प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने एक आरोप पर इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया, तो अब तो डायरेक्टली उनसे सवाल पूछे गए हैं, इतने सारे सवालों की बौछार हुई है। तो अब सभी का इंतजार है इस पर कि नरेंद्र मोदी अब क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो सिद्धारमैया की चुनौती को एक्सेप्ट करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया। और चुनाव आयोग तो सवालों में यहां पर घिरा हुआ है ही। तो हमने ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमलेंदु जी, हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहिए DV लाइव। और मुझे और अमलेंदु जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।